चलो स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब सही चल रहा होगा बेटा। क्लास ना 1 से 2 मिनट थोड़ा चलने में समय लगता है, 1 से 2 मिनट तक वेट करते हैं, उसके बाद क्लास चल जाती है। ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा बेटा? ग्रुप डी का एग्जाम अक्टूबर से पहले नहीं होने का है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ही होगा आपका ग्रुप डी का एग्जाम। चलिए स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। हाँ जी, मैं बहुत दिनों बाद देखी बेटा, कल क्लास ली थी, कैसे बहुत दिनों बाद देखी हूं मैं, कल की क्लास करी थी मैंने। चलो स्टार्ट करें। मैम साइंस अच्छी होता है, साइंस बिल्कुल अच्छी लग रही थी कुमार मैम। एसएससी सीजीएल के लिए भी हेल्पफुल से भी ज्यादा होगा बेटा, आप अच्छे से अगर साइंस यहां पे पढ़ रहे हो तीनों सब्जेक्ट, एसएससी सीजीएल की साइंस बिल्कुल कवर हो जाएगी, 100% कवर हो जाएगी बेटा। चल स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। हम कल क्लास नहीं ले पाए थे, गौरव जी कह रहे कोई बात नहीं, आप ले लीजिएगा क्लास, तो है रिकॉर्ड फॉर्म में। तो चलो स्टार्ट करें। हम क्या पढ़ रहे थे? हम साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ते थे, सेल वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। उसके बाद हम टेक्निकल टीम को यूट्यूब फॉर्मेट में चला रहे हैं, अभी यूट्यूब फॉर्मेट चला रहे हैं ये लोग क्लास। आज मैं बोलती हूँ ठीक है। मुझे पता नहीं है यूट्यूब फॉर्मेट में चलती है क्या, कैसे चलती है, मैं आज बोलती हूँ टेक्निकल टीम से यूट्यूब फॉर्मेट क्लासेस ना चलाएं, मैं आज याद रखिए पक्का बोलूंगी ठीक है। चलो हाँ जी, तो हमने लास्ट क्लास में यानी कल की क्लास में क्या पढ़ा था? सेल क्या होती है, डेड सेल यानी मरी कोशिका की खोज किसने की थी, लिविंग सेल की डिस्कवरी जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। उसके बाद हमने पढ़ा कि सेल के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट दिया था, जिसमें 1838 से 39 समय में सेल थ्योरी दी गई थी, कोशिका सिद्धांत दिया गया था। और कल में मैंने पढ़ाया था कि सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत का पहला पॉइंट क्या कहता है। सेल थ्योरी का पहला पॉइंट कहता है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका सभी जीवों के शरीर की मूलभूत इकाई होती है, यानी कि इस धरती पर, इस यूनिवर्स में, संसार में जितने भी सारे लिविंग्स होते हैं वो सबसे छोटी स्ट्रक्चर किससे मिलकर बने होते हैं? सेल यानी कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ये हमने कल पढ़ा था है ना। अब मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था कि सेल थ्योरी किस पे अप्लाई नहीं होती है, यानी कि कोशिका सिद्धांत किस पे आके फेल हो जाता है, तो वो वायरस पे आके फेल हो जाता है। फिर हमने पढ़ा था वायरस क्या होते हैं है ना, ये सारी बातें कल की क्लास में हमने पढ़ ली थी। अब हम आज पढ़ेंगे सेल थ्योरी का दूसरा पॉइंट, राइट। आज क्लास में बेटा सस्ती, आप कहां थे? क्लास में थी। दूसरा पॉइंट, सेल थ्योरी का दूसरा पॉइंट क्या कहता है? देखिए जरा, सेल थ्योरी का दूसरा पॉइंट कहता है कि जितने भी लिविंग्स होते हैं इस धरती पर, देखो आपको ये तो पता लग गया है कि लिविंग्स किससे बनते हैं, सजीव का शरीर किससे बनता है, सेल यानी कोशिका से बनता है। अब बच्चों सेल थ्योरी ने कहा कि ये जो लिविंग्स होते हैं, ये जो सजीव प्राणी होते हैं, ये दो भागों में बटे हुए होते हैं। कौन कौन से? एक नंबर पे आते हैं जिनको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिका वाले, नाम से, हिंदी में तो नाम से क्लियर है बेटा। ऐसे जीव जिनके शरीर में सिर्फ एक ही सेल है, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। और दूसरे जो आते हैं वो कहलाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आप पूरा लिखना, हिंदी में बोलते हैं बहुकोशिकीय। बेटा नाम से क्लियर है, बहुत सारी सेल्स, बहुत सारे टाइप की, उनको हम मल्टी सेलुलर बोलेंगे। अब बड़ा ध्यान से सुनिए, सुनिए क्या बड़ा एकदम। देखो बेटा यूनिसेलुलर क्या होते हैं? ऐसे जीव जंतु जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से बने। ये एक सेल है, इसको बोलेंगे सिंगल सेल, एक कोशिका। अब आपको कल की बात पता है, कल मैंने क्या बताया था कि कोशिका सिद्धांत क्या कहता है? लिविंग वही है जिसके बॉडी में सेल हो, जिसका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसको जीवित कहते हैं, उसको सजीव कहते हैं। अब बेटा एक ही सेल होगी तो उसे एक कोशिकीय जीव कहेंगे। ये एक ही सेल है, अब ये एक ही सेल क्यों रहा? कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था कि एक सेल अपने आप को डिवाइड करती है, 1 से 2 बन जाती है, 2 से 4 बन जाती है, 4 से 8 बन जाती है। लेकिन बेटा कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल रह जाता है, ये सेल आगे अपने आप को डिवाइड नहीं करता है, ये आगे अपने आप का विभाजन नहीं करता है, तो इसमें सेल है तो हमें लिविंग बोलना पड़ेगा। लेकिन कैसा लिविंग हो गया? ये सिंगल सेलुलर हो गया, एक कोशिकीय जीव हो गया। तो जिनके बॉडी के अंदर सिर्फ सिंगल सेल हो, एक ही कोशिका हो, ना इसमें टिश्यू बने ना ऑर्गन्स बने, यानी कि क्योंकि ये कोशिका आगे अपने आप को विभाजित नहीं कर पाई, तो ना ही इस जीव में ऊतक होगा ना ऑर्गन्स होंगे, कुछ भी नहीं होंगे। सिर्फ क्या होगा आप बताओगे बेटा? सिर्फ एक सेल से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हम इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। एग्जाम में आते हैं एग्जांपल, एग्जांपल का मतलब उदाहरण। बेटा जितने भी आपने बैक्टीरिया सुने हैं आज तक, मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था बैक्टीरिया लिविंग होते हैं कि नहीं होते हैं? आप बोलोगे मैम यस आपने पढ़ाया था बैक्टीरिया आर लिविंग्स। जीवाणु सजीव होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया कैसे होते हैं? एक सेल वाले होते हैं बेटा, एक सेल वाले। इसलिए हम बोलेंगे कि बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव होते हैं। दूसरा आप एग्जांपल लिख सकते हो, छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने स्कूल में, क्या अमीबा के बारे में। अमीबा क्या होता है? सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तीसरा आप लिख सकते हो पैरामीशियम, पैरामीशियम, ये सारे आपने स्कूल में पढ़े होंगे बेटा कभी ना कभी नाम। और चौथा एग्जांपल और लिख सकते हो आप ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को बोलते हैं नीले हरे शैवाल, या उन्हीं का दूसरा नाम होता है सियानोबैक्टीरिया, हिंदी में बोलते हैं सियानो जीवाणु। हिंदी में क्या बोलेंगे? सियानोबैक्टीरिया, सियानो जीवाणु। बेटा एक बात बताऊं, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। आपने सुना होगा पेड़ पौधे अपना भोजन, अपना खाना खुद बनाते हैं। कौन सी प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से, प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये बैक्टीरिया ऐसी बैक्टीरिया होती है जो फोटोसिंथेसिस कर सकती है, प्रकाश संश्लेषण कर सकती है, और फोटोसिंथेसिस से क्या बनाती है? अपना फूड यानी अपना भोजन बनाती है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सियानोबैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया, राइट। और इसी का एक दूसरा नाम और होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी हिंदी में बोलते हैं नीले हरे शैवाल। ब्लू ग्रीन एल्गी हिंदी में बोलते हैं नील हरित शैवाल या नीले हरे शैवाल। बच्चों आपने सुना है ना, इस धरती पर सबसे पहले लाइफ किसकी आई थी? इस धरती पर सबसे पहले बीजीए आए थे, ब्लू ग्रीन एल्गी आए थे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आप मुझे बता सकते हो अमीबा में टिश्यू होते हैं, अमीबा में ऑर्गन्स होते हैं, क्या आप बता सकते हो? नो। आप क्या बताइए बेटा? क्या अमीबा के अंदर तो सिर्फ एक सेल होती है, यही सेल इसका बॉडी है, इसके अंदर ना कोई टिश्यू होते हैं ना कोई ऑर्गन होता है, अमीबा सिंगल सेलुलर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर क्या होते हैं। नाम से क्लियर है, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारी सेल्स, काउंट नहीं कर सकते आप, है ना, हजारों लाखों करोड़ अरब खरब मिलियंस बिलियन सेल्स हो, बहुत सारी सेल और बहुत सारे टाइप की सेल्स, यानी कि ऐसे जीव जंतु जो मल्टी सेल से बने हुए हैं। मल्टी सेल का मतलब होता है बहुत सारी कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। बहुत सारी सेल्स, बहुत सारे टाइप की, है ना, अलग अलग आकार, अलग अलग आकृति की कोशिकाएं अलग अलग काम कर रही होती हैं, उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल जैसे अगर आपसे पूछ ले प्लांट्स कैसे होते हैं, पेड़ पौधे कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। प्लांट्स के अंदर बहुत सारी सेल्स होती है, बहुत सारे प्रकार की होती है, अलग अलग शेप की, अलग साइज की, अलग काम करती है। जैसे आपसे पूछे एल्गी, एल्गी का मतलब होता है शैवाल, शैवालों के अंदर कैसी सेल्स होती हैं? बहुत सारी शैवाल मल्टी सेलुलर होते हैं। जैसे आप लिखोगे फंगी, फंगी को हिंदी में कहते हैं कवक या फफूंद, है ना। और जैसे आप लिखोगे बेटा एनिमल सेल, एनिमल का मतलब होता है जंतु कोशिका। जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो सेल्स होती हैं वो बहुत सारे टाइप की और बहुत सारे प्रकार की होती हैं। और जैसे ह्यूमंस यानी कि मनुष्य प्राणी, तो इन सबके अंदर कैसी सेल्स होती हैं? आप खुद सोचिए, हमारी आंख की सेल्स अलग होती है, उनका काम अलग होता है, कान वाले का अलग काम होता है बेटा, लीवर में जो होती है उनका अलग काम होता है, ब्रेन वाली सेल्स का अलग काम होता है। तो ये सारी सेल्स अलग अलग प्रकार की होती हैं, अलग अलग काम कर रही होती है, अलग अलग शेप की होती है, अलग साइज की होती है। इसलिए हम लोग क्या होते हैं? हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं, हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना। तो सेल थ्योरी ने क्या क्या कहा? सेल थ्योरी ने पहला पॉइंट कहा था कि जितने भी लिविंग्स होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं, और दूसरा पॉइंट कहा कि या तो ये यूनिसेलुलर होंगे या ये मल्टी सेलुलर होंगे। ठीक है, या तो ये मल्टी सेलुलर होंगे या ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, एक कोशिकीय जीव होंगे या बहुकोशिकीय जीव होंगे। ठीक है बच्चों, ओके चलिए। तो ये कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? ये कोशिका सिद्धांत दिया था बेटा सैलिवन और स्वॉन ने। कौन से ईयर में? 1838 से 39 में। अब आया समय अगला, आप लिखोगे 1855 का, 1855 का समय आया। और 1855 में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम है बच्चा? रुडोल्फ विर्चो, सेम नाम हिंदी में है। रुडोल्फ विर्चो ने एक स्टेटमेंट दिया था बेटा। क्या स्टेटमेंट दिया था? पहले तो ये सुनो, इनकी मातृभाषा थी लैटिन। जैसे हमारी मातृभाषा क्या है बेटा? हमारी मातृभाषा है हिंदी, है ना। ऐसे इन साइंटिस्ट की, इन वैज्ञानिक की जो मातृभाषा थी वो लैटिन भाषा थी, और लैटिन भाषा में इन्होंने सेल के बारे में एक स्टेटमेंट दिया, एक कथन दिया, और यही स्टेटमेंट हर एग्जाम में पूछा जाता है ना। यही क्लासेस, यही हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्या बोला इन्होंने? क्या स्टेटमेंट दिया? रुडोल्फ विर्चो ने कहा, पहले सुनिएगा, मैं लैटिन भाषा में लिख रही हूं, ओमनिस सेलुला एट सेलुला। ये स्टेटमेंट ओमनिस सेलुला एट सेलुला, ये स्टेटमेंट दिया था रुडोल्फ विर्चो ने। अब आपको क्या है? ये लैटिन भाषा है बेटा। अब इस लैटिन भाषा को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, तो ओमनिस शब्द का मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग। ओमनिस का मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग, और प्री एग्जिस्टिंग को हिंदी में बोलते हैं पूर्ववर्त, जो पहले से है बेटा। और सेलुला का मतलब होता है सेल, और सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका। और लैटिन भाषा में ई का मतलब होता है टू, इंग्लिश में टू एक प्रीपोजिशन होता है जिसको हिंदी में से बोलते हैं हम। और सेलुला का मतलब होता है सेल यानी कोशिका। अब देखो बेटा इसका मीनिंग क्या निकल के आया? इसका मीनिंग निकल के आया कि सेल से ही सेल बनती है।
हमारे यूनिवर्स में संसार में जितने भी क्या होते हैं एंड आपके जितने भी क्या होते हैं लिविंग होते हैं वो सेल से बने होते हैं। ये सेल डेड भी होते हैं, लिविंग भी होते हैं। ये सेल जो होती है वो या तो एक कोशिकीय जीव को बनाती है या बहुकोशिकीय जीव को बनाती है। अब लोगों ने पूछा कि ये नई नई सेल्स आती कहां से हैं, तो ये कहा रोडोल्फ विर्चो ने कि बेटा जो भी नई सेल बनती है वो हमेशा पुरानी सेल से बनती है। देखो कोशिका से कोशिका बनती है। अब कैसे बनती है? जो पहले से एग्जिस्ट करती है, प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से है, जो पहले से सेल होती है वही सेल अपने आप को डिवाइड करके नई सेल बनाती है। अब इस चीज को समझने की कोशिश करना, ऐसे एक सेल है, ठीक है, इस सेल ने अपने आप को डिवाइड किया, अपने आप को विभाजन करा और ऐसे दो नई सेल बना दी। अब जिस प्रोसेस से पूरी डिवाइड होती है उस प्रोसेस को कहा जाता है सेल डिवीजन, उसे कोशिका विभाजन कहा जाता है बेटा। कोशिका विभाजन वो जैविक प्रक्रिया है जिससे एक सेल अपने आप को डिवाइड करके अनेकों सेल बना देती है बेटा, ठीक है। तो एक सेल थी, इसने अपने आप को डिवाइड कर दिया। अब ये जो सेल अपने आप को डिवाइड करते हैं उसको या तो बोलते हैं ओल्ड सेल, पुरानी कोशिका, या इसे बोलते हैं पेरेंट सेल। पेरेंट सेल का मतलब होता है मातृ या पितृ कोशिका, पुरानी कोशिका या मातृ या पितृ कोशिका। ये जो नई सेल्स बनती हैं इनको या तो बोलोगे आप न्यू सेल्स यानी नई कोशिकाएं, या इनको बायोलॉजी में कहा जाता है डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स, और हिंदी में कहा जाता है पुत्री कोशिकाएं। तो बेटा इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि जब कोई सेल बड़ी हो जाती है, पुरानी हो जाती है, वो अपने आप को डिवाइड करती है, कौन सी प्रोसेस के थ्रू? सेल डिवीजन के थ्रू, और नई सेल्स बनाती है, उनको डॉटर सेल्स कहते हैं, उनको पुत्री कोशिकाएं कहते हैं। यानी कि सेल से सेल बनती है। अब याद करो एक बच्चा कहने की इनिशियली सेल कैसे बनती है? सेल से बनती है बेटा, स्टोमक सेल होता है, ओवाइल सेल होता है, दोनों का फ्यूजन होता है तो जाइगोट नया सेल बनता है। हमने पढ़ा था ये चीज, सेल से ही सेल बनती है ना। मलखान प्रजापति कह रहे हमारा पूरा परिवार देख रहा है, प्लीज बोल जाओ। ओके, आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से नमस्ते। आगे बात समझ में कि अब आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो सुनो। एग्जाम में पूछता है कि ओमनी सेलुलर ए सेलुलर, जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं, जो पूर्वज कोशिकाएं होती है, जो पहले से कोशिकाएं होती है, वही अपने आप को डिवाइड करके नई कोशिकाएं, पुत्री कोशिकाएं बनाती है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? आपका आंसर आना चाहिए, स्टेटमेंट रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। ये स्टेटमेंट आप बताएंगे रुडोल्फ विर्चो ने दिया था बेटा, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये यहाँ पर सेल के बारे में सारे स्टेटमेंट खत्म हो गए। सेल क्या होती है, डेड सेल की डिस्कवरी किसने की, लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, ड्यूटोचेक ने क्या कहा, सेल थ्योरी ने क्या कहा, रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब आगे चलो, अब मैं आपको कुछ नोट डालकर पॉइंट लिखवा रही हूं जो एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं। मैंने कहा बेटा ये जो सेल्स होती हैं ये अलग अलग शेप अलग अलग साइज की होती है हमारे बॉडी में, है ना, अलग अलग शेप अलग अलग साइज की होती है। तो एग्जाम में पूछता है कि संसार में सबसे बड़ी सेल कौन सी है, सबसे छोटी सेल कौन सी है, तो लिखिएगा जरा क्या लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखना नोट में, नोट करना मोस्ट इंपोर्टेंट कांसेप्ट, स्मॉलेस्ट सेल इन यूनिवर्स। संसार की सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है बेटा, बता सकता है कोई मुझे? लिखिए, संसार की, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं, संसार की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? एक बैक्टीरिया की होती है बेटा। बैक्टीरिया से छोटा कुछ भी नहीं होता है। इस कमरे के अंदर हजारों बैक्टीरिया हो सकते हैं, मेरे हाथों में हजारों बैक्टीरिया हो सकते हैं, लेकिन क्या मैं देख सकती हूं? नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक इमेज वाले होते हैं। बैक्टीरिया जीवाणु को देखने के लिए तो माइक्रोस्कोप चाहिए होता है बेटा, है ना। तो आप क्या बताओगे? बैक्टीरिया सबसे छोटा होता है, लेकिन बैक्टीरिया लिविंग होता है क्योंकि बैक्टीरिया सेल से बना होता है। तो लिखो, इस संसार में सबसे छोटी एक सेल जो होती है वो बैक्टीरियल सेल होती है। बैक्टीरियल सेल को हिंदी में लिखो जीवाणु की कोशिका होती है। अब आप कहोगे मैम बैक्टीरिया तो बहुत सारे होते हैं, सुना है? जी हां, बिल्कुल सही सुना है आपने, बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं। तो सबसे छोटी बैक्टीरिया की सेल कौन सी बैक्टीरिया की होती है? तब आपको आंसर लिखना है माइकोप्लाज्मा। सेम नाम हिंदी में बेटा लिख दो, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है, उसकी सेल सबसे छोटी है इस यूनिवर्स में। कितनी छोटी? 1 माइक्रोमीटर से भी छोटी होती है। ये कभी नहीं पूछता है कि साइज कितना है, वैसे आप याद करो 1 माइक्रोमीटर से भी छोटी होती है बेटा, है ना। इसी माइकोप्लाज्मा का एक और नाम होता है, इसी को बोलते हैं पीपीएलओ। इसकी फुल फॉर्म लिख लेना आप, प्लूरो न्यूमोनी लाइक ऑर्गेनिजम्स, प्लूरो न्यूमोनी लाइक ऑर्गेनिजम्स। अब आपको हिंदी में कोई फॉर्म नहीं आता, इंग्लिश में आते हैं, इसकी फुल फॉर्म प्लूरो न्यूमोनी लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये इसका दूसरा नाम है माइकोप्लाज्मा का। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया होती है और इसकी सेल सबसे छोटी होती है, माइक्रो 1 माइक्रोमीटर से भी छोटी होती है। इसका दूसरा नाम पीपीएल होता है। तो एग्जाम में सबसे छोटी सेल किसकी है? तो या तो ऑप्शन में होगा माइकोप्लाज्मा या ऑप्शन में होगा पीपीएल, ठीक है। आपको दोनों में से एक मिलेगा। अब आपको दिखाओ कैसे होती है इसकी सेल। चलो मैं आपको दिखाती हूं माइकोप्लाज्मा की सेल दिखने में कैसी होती है। ये रहा बेटा माइकोप्लाज्मा। अब देखिए बोर्ड पे माइकोप्लाज्मा की सेल को जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे, सूक्ष्म 10 के नीचे रखोगे तो बेटा आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा माइकोप्लाज्मा। ये 1 माइक्रोमीटर से भी छोटी होती है। अब याद रखना एक चीज, माइकोप्लाज्मा एक ऐसी बैक्टीरिया होती है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होता है। तो यहां पे लिख दो, इस पॉइंट को भी 10 मिनट के बाद अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बस इतना लिख दो, नो सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। और इसको स्टार कर लो, 5 स्टार कर लो भैया, 1 नहीं 5 स्टार दे दो इसको। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती बेटा। आप जानते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल के बाहर सेल वॉल होता है, लेकिन एक बैक्टीरिया ऐसी है जिसके सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होता है, इसीलिए हमने लिखा नो सेल वॉल। देखिए कौन से जीवाणु होते हैं, फिर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, आगे पढ़ा देंगे आपको। आगे बस आपको समझ में, ये पॉइंट हमारी थोड़ी देर के बाद फिर से एक्सप्लेन करेंगे, इसको स्टार्ट कर दीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो कौन सी बैक्टीरिया है जिसके सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होता, एक ये आंसर ही याद करना है। अब दूसरा इसी का उल्टा पूछ ले, इस संसार में सबसे बड़ी सेल किसकी है, तो लिख दो लार्जेस्ट सेल इन यूनिवर्स, लार्जेस्ट सेल इन यूनिवर्स। संसार में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है बेटा? चलिए बताइए, संसार में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होगी? संसार में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है बेटा शुतुरमुर्ग के अंडे के अंदर, सबसे बड़ी कोशिका देखने को मिलती है। तो लिख दो ऑस्ट्रिच एग सेल। शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, उसकी सेल सबसे बड़ी होती है, तो लिख सकते हैं आप ऑस्ट्रिच एग सेल। ऑस्ट्रिच एग सेल हिंदी में लिखो, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी होती है बेटा। कितनी होती है आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो 130 से 170 या 180 माइक्रोमीटर तक जा सकती है। हालांकि एग्जाम में नहीं आता है, नोट्स में आपको लिखा मिला होगा। शुतुरमुर्ग के अंडे की जो सेल होती है वो सबसे बड़ी होती है। आपको बता देती हूं शुतुरमुर्ग का अंडा ये रहा, कुछ ऐसा होता है दिखने में। इसकी जब आप सेल को देखोगे तो आपको सबसे बड़ी सेल दिखेगी, ऑस्ट्रिच एग सेल। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी होती है इस यूनिवर्स में। हम संसार की बात कर रहे हैं बेटा, संसार में सबसे छोटी सेल ये और सबसे बड़ी सेल ये। अब ये तो बात होगी यूनिवर्स की, है ना। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं, अर्जुन कुमार मैम जवाब नहीं दे रही, अंजलि कुमारी आप कुछ नहीं बोलते, क्या बोलूं बेटा, कैसे पढ़ा पाऊंगी? हां चलो, अब अगर मैं आपसे पूछूं हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी सेल कौन सी है, सबसे छोटी सेल कौन सी है, तब आप क्या बोलो? लिखिए जरा, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। ह्यूमन बॉडी के बारे में आपको 3 से 4 पॉइंट याद रखना है। मनुष्य के शरीर के बारे में, हमारे बॉडी में अगर आपसे पूछ ले स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है बेटा? सबसे छोटी कोशिका मेल गैमेट होता है जिसको स्पर्म कहा जाता है, जिसको शुक्राणु कहा जाता है। लड़कों के अंदर जो स्पर्म सेल्स बनती है, जो शुक्राणु कोशिका बनती है, वो सबसे छोटी होती है बेटा, लिख दीजिए शुक्राणु कोशिका इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब आपको मैम मेल बॉडी में, तो मेल भी क्या ह्यूमन है ना, ह्यूमन दो एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, अगर आपसे पूछ ले कि लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर की लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछ ले, सबसे बड़ी होगी बेटा जो फीमेल बॉडी में बनती है, जिसको ओवम या ओवा या अंडाणु कहते हैं, हिंदी में डिंब या अंडाणु कोशिका कहते हैं, डिंब या अंडाणु कोशिका। अब बच्चों एक बात याद रखना, ओवम या ओवा जो होते हैं वो सिर्फ फीमेल में बनते हैं, लड़कियों में, मादाओं में, महिलाओं में बनते हैं, ठीक है। जबकि बेटा जो स्पर्म्स होते हैं वो मेल बॉडी में बनते हैं ना, यानी कि पुरुष यानी कि लड़कों में बनते हैं। तो मेल स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट सेल, फीमेल ओवम या ओवा इज द लार्जेस्ट सेल। ये बड़ा ये छोटा। अब पूछ ले लॉन्गेस्ट कौन सी है, लॉन्गेस्ट मतलब लंबाई में लंबा, लंबाई में लंबा, तब आप लिखोगे लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होगी, तब आपको आंसर करना है ब्रेन सेल्स, जिनका नाम होता है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को हिंदी में न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिका कहा जाता है बेटा। आप जानते हैं हमारे ब्रेन के अंदर जो सेल्स होती है जिनको न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरॉन्स कहां होते हैं, हमारे ब्रेन में होते हैं, लिख सकते हो आप न्यूरॉन्स आर ब्रेन सेल्स। हमारे दिमाग की, हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं को न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। 1 मीटर तक लंबे हो सकते हैं हमारे न्यूरॉन्स। हां, हमारे न्यूरॉन्स 1 मीटर तक लंबाई में रखोगे वैसे 1 मीटर तक लंबे दिखेंगे आपको, राइट। तो आप याद रखिएगा कि ये सबसे छोटी है हमारी बॉडी में, ये सबसे बड़ी है और ये सबसे लंबी है। जबकि संसार में सबसे लंबी, संसार की सबसे बड़ी और सबसे छोटी सेल मैंने आपको बता दिया, है ना। ये सीधी डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बेटा, कुछ इसमें समझाने वाली बात नहीं है, बस आपको लिखना है। अब बच्चों आपको पता लग गया सेल क्या होती है ना, सेल की खोज कैसे हुई, सेल थ्योरी कैसे दी गई, किसकी सेल बड़ी है किसकी सेल छोटी है, सारी बात पता लगी। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आता है, क्या प्रश्न आता है कि ये सेल कितने प्रकार की हो सकती है, सेल के टाइप्स हो सकते हैं ना। बस
बस यहां से हम डिटेल में लेते रहेंगे हर एक चीज को। तो अब लिखिए बेटा, ये जो सेल्स होती है ना, ये दो प्रकार की होती है बेटा। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है, कोई बता सकता है मुझे? कोशिका दो प्रकार की होती है, या तो होगी प्रोकैरियोटिक सेल, हिंदी में बोलेंगे प्रोकेंद्रिकी कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल। हिंदी में या तो प्रोकैरियोटिक लिखा होगा या हिंदी में लिखा होता है प्रोकेंद्रिकी कोशिका, प्रोकेंद्रिकी प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरी तरफ लिखो यूकैरियोटिक सेल। दो टाइप की सेल्स होती है। आपसे पूछ सकता है हम लोगों में कौन सी सेल होती है, प्रोकैरियोटिक होती है, यूकैरियोटिक होती है, बैक्टीरिया में कौन सी होती है, फंगस में कौन सी होती है, एल्गी शैवाल में कौन सी होती है? तो लिखिए प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, प्रोकेंद्रिकी और यूकेंद्रिकी, दो टाइप की सेल है बस। इस संसार में दो ही प्रकार की कोशिकाओं से सारे जीव मिलकर बने होते हैं, या तो किसी में होगी प्रोकैरियोटिक सेल या किसी में होगी यूकैरियोटिक सेल। हिंदी में बोलेंगे यूकेंद्रिकी कोशिका, यूकेंद्रिकी कोशिका। अब सबसे पहले बेटा इनकी परिभाषा पता होनी चाहिए, क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल, क्या होता है यूकैरियोटिक सेल। मैं बहुत अच्छे से आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ाती हूं जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है। आओ यहाँ पे समझ रहा। बच्चों प्रो शब्द का मतलब क्या होता है? प्रो शब्द का मतलब होता है हमेशा प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, ठीक है, प्रिमिटिव। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव को मैं हिंदी में मतलब होता है इसका प्राचीन या पुराना, पुराना, ठीक है। कैरियोटिक शब्द का मतलब, अच्छा प्रोकैरियोटिक यू क्यों लगा दिया मैंने, ओनली प्रोकैरियोटिक होगा ऐसे, यू कहां से लग गया? हां, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। अब समझ रहा क्या? कैरियोटिक शब्द का मतलब हमेशा होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जिसको हिंदी में कहा जाता है केंद्रक, केंद्रक। बच्चों आपने जब स्कूल में थे तो आपने पढ़ा होगा ऐसे एक सेल होती है, सेल के बीच में इसका क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, ठीक है। प्रो का मतलब प्रिमिटिव यानी पुराना, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस यानी केंद्रक। ऐसी कोई भी सेल, ऐसी कोई भी कोशिका जिसमें पुराने प्रकार का न्यूक्लियस है। अब पुराने का मतलब ये नहीं होता है कि 1 साल पुराना, 5 साल पुराना। पुराने का मतलब है ऐसा न्यूक्लियस जो मैच्योर नहीं हो पाया बेटा, जिसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया, जिस विकसित नहीं हो पाया किसी का केंद्रक। ऐसी कोई भी सेल जिसमें या तो न्यूक्लियस है ही नहीं, न्यूक्लियस एब्सेंट है, एब्सेंट का मतलब अनुपस्थित यानी नहीं है। ऐसी कोई भी सेल जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक दिखाई नहीं आपको, या केंद्रक था, कभी था पुराने जमाने में, लेकिन वो विकसित नहीं हो पाया, तो एक दिन ऐसा आया वो खत्म हो गया। तो हम बोलेंगे ये जो सेल है इसमें न्यूक्लियस कैसा था? इमैच्योर न्यूक्लियस था बेटा। इमैच्योर न्यूक्लियस का मतलब होता है अविकसित केंद्रक, जिनके केंद्रक का विकास नहीं हुआ तो वो धीरे-धीरे अपने आप डिसॉल्व हो गया सेल के अंदर, उसको बोलते हैं इमैच्योर न्यूक्लियस, अविकसित केंद्रक। तो कैसे ऐसी कोई भी सेल जिसके अंदर या तो न्यूक्लियस है ही नहीं, या कभी हुआ करता था लेकिन अब नहीं है, क्योंकि उस न्यूक्लियस को मैच्योर नहीं हुआ, वो इमैच्योर रह गया, उसका विकास नहीं हुआ, तो अविकसित केंद्रक हो गया बेटा। तो उसको हम क्या कहते हैं? उस सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। दूसरी तरफ देखो बेटा, यू का मतलब होता है हमेशा न्यू, और न्यू का मतलब होता है नया, और कैरियोटिक शब्द का मतलब क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस। तो ऐसी कोई भी सेल जिसके अंदर क्या हो? नए प्रकार का केंद्रक हो। अब नए का मतलब ये नहीं है कि एक दिन नया, दो दिन नया, नए का मतलब है जिसके अंदर मैच्योर न्यूक्लियस दिखाई देता हो। तो आप क्या लिखोगे? ऐसी कोई भी सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसमें केंद्रक पाया जाता है, लिखो जिसमें केंद्रक उपस्थित होता है, एक मैच्योर न्यूक्लियस दिखेगा आपको, उसको, उस सेल को आप क्या बोलोगे? उसे आप यूकैरियोटिक सेल बोलोगे। जिसमें न्यूक्लियस था, और कैसा न्यूक्लियस? मैच्योर न्यूक्लियस। मैच्योर का मतलब होता है बेटा विकसित, जिसके न्यूक्लियस का डेवलपमेंट हो गया, विकास हो गया, तो वो विकसित केंद्रक कहलाया बेटा, विकसित केंद्रक कहलाया। तो ऐसी कोई भी सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं दिखा उसको प्रोकैरियोटिक सेल बोल दिया, जिसमें एक वेल डिफाइंड एक विकसित न्यूक्लियस दिखा उसको यूकैरियोटिक सेल बोल दिया। अब मैं आपको फोटो दिखा रही हूं, आप मुझे बताइए ये सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है? चलो मैं आपको फोटो दिखा रही हूं, प्लीज मुझे बताइए कि ये वाला जो सेल है ये प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है? प्लीज आंसर कीजिए। बहुत गर्मी बढ़ रही है भैया, पानी पीते रहिएगा, साथ साथ में डिहाइड्रेशन हो सकता है वरना। चलिए फटाफट बताइए कौन सी सेल है? ये कौन सी सेल है? प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक है? बेटा ग्रुप डी का एग्जाम अक्टूबर से पहले नहीं होगा, काहे को परेशान हो तुम? अरे कैसी सेल है? क्या इसके अंदर न्यूक्लियस दिख रहा है? कभी भी आपको अरे न्यूक्लियोइड है, ये न्यूक्लियस नहीं है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है बेटा। इसमें कहीं पर भी आपको न्यूक्लियस लिखा हुआ नहीं मिलता। तो ये कैसी सेल है? ये प्रोकैरियोटिक सेल है। अब मैं एक दूसरी सेल दिखा रही हूं आपको, ये देखो बेटा, ये रहा इस सेल का न्यूक्लियस, ये रहा केंद्रक, और जिसमें न्यूक्लियस होता है उसको आप क्या कहते हो? उसको आप यूकैरियोटिक सेल कहते हो। तो अगर आपको कोई फोटो दिखा के पूछ ले कि ये सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, क्या आंसर करोगे? सबसे पहले देखना है अगर न्यूक्लियस दिख रहा है तो प्रोकैरियोटिक सेल है, अगर सॉरी न्यूक्लियस दिख रहा है तो यूकैरियोटिक सेल है, नहीं दिख रहा है तो प्रोकैरियोटिक सेल है। बेटा ये न्यूक्लियस नहीं है, ये न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड अलग चीज होती है, अभी पढ़ाएंगे न्यूक्लियोइड क्या होता है। न्यूक्लियस की स्पेलिंग अलग होती है, न्यूक्लियोइड की स्पेलिंग अलग होती है, दोनों अलग चीजें होती हैं, थोड़ा ढंग से पढ़ा करें, है ना? ठीक है बच्चों, तो प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में पहला डिफरेंस पता लग गया, बिल्कुल लग गया होगा आपको कि क्या होती है प्रोकैरियोटिक सेल, क्या होती है यूकैरियोटिक सेल। अब सुनो बच्चों, ये जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक झिल्ली लगी हुई होती है, ऐसे एक मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, और इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली, इसे बोलते हैं सॉरी केंद्रक झिल्ली। ऐसी मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस के बाहर होती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, जब न्यूक्लियस नहीं बना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं बनेगी, तो इस सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी सेल होती है जिनके अंदर ना ही केंद्रक होता है ना ही केंद्रक झिल्ली होती है। तो क्या लिखोगे? इन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाया जाता है, लिख दीजिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। अभाव का मतलब नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती क्योंकि बेटा न्यूक्लियस नहीं है। देखो केंद्रक झिल्ली का काम होता है केंद्रक को प्रोटेक्शन देना, अब न्यूक्लियस है तो प्रोटेक्शन देगी, है ना? जबकि बेटा यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज आल्सो प्रेजेंट, तो लिखिए इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। इनमें केंद्रक के बाहर एक झिल्ली होती है जो केंद्रक को सुरक्षा देती है, उसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं, राइट? मैम ये क्वेश्चन सीएपीएफ में आया था लास्ट ईयर, यस बिल्कुल, देखो ना सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट बहुत अच्छे लेवल का पेपर बनाता है, उसमें देखो यहाँ से क्वेश्चन आया है, ये बच्चा बता रहा है, रमन कपूर बता रहा है ना? आई बात समझ में? देखो मैंने देखा नहीं वो क्वेश्चन, लेकिन मुझे पता है क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी होगी। रमन आप बताइए वैसी होगी, किस टाइप की सेल्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, या पूछा होगा किस टाइप की सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। आप बता दीजिए रमन जी, ऐसा ही आया होगा एग्जाम में। एसकेसी करें कुछ समझ नहीं आ रहा है बेटा, राम राम, आप किसी और टीचर से जाकर पढ़ सकते हैं, इससे ज्यादा आसान भाषा में कोई टीचर आपको नहीं पढ़ा सकता, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूं, इतना डिटेल में कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता जितना मैं आपको पढ़ा रही हूं यहाँ पे। फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, यू कैन लीव माय क्लास, प्लीज सर्च अनदर टीचर ऑफ बायोलॉजी। आई बात समझ में? आप कहीं पर भी जाकर पढ़ सकते हैं, राइट? ओके चलिए अब बात आती है कि मैम प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल क्या है? अरे कौन से जीवों में प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है और कौन से जीवों में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है? तो जरा एग्जांपल लिखते हैं पिंक कलर के पेन से। प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल लिखो बेटा, किस किस में होती है? आपने इस धरती के ऊपर इस यूनिवर्स में जितने भी सारे बैक्टीरिया का नाम सुना है, वो सारे बैक्टीरिया के अंदर कौन से टाइप की सेल होती है? प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, लिखिए बैक्टीरियल सेल कौन से टाइप की होती है? प्रोकैरियोटिक सेल। लिख दो बच्चों, जीवाणु कोशिका। अरे बैक्टीरिया में एक ही सेल होती है, अभी पढ़ाया, और वो सेल का प्रकार कौन सा है? वो प्रोकैरियोटिक सेल है। अब कोई आपसे पूछे व्हाट इज बैक्टीरिया, तो आप क्या लिखोगे? जीवाणु क्या होते हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं, लिविंग्स होते हैं। क्यों है? क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर सेल होती है और सेल थोड़ी कहती है, जिसमें सेल होता है वो लिविंग होता है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर जो सेल होती है वो कौन से टाइप की होती है? प्रोकैरियोटिक सेल होती है। और जो बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर एक ही सेल होती है, इसलिए हम बोलते हैं बैक्टीरियाज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आप सोचिए इससे पहले क्या आपको पता था बैक्टीरिया में कौन से टाइप की सेल्स होती हैं? ये लो आप खुद बना सकते हो। दूसरा एग्जांपल लिखो, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल, नीले हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। लिख दीजिए ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हिंदी में बोलते हैं नील हरित शैवाल। और बेटा इसी का दूसरा नाम अभी पढ़ाया था सियानोबैक्टीरिया। इन दोनों में किस प्रकार की सेल होती है आप बताएंगे? सियानोबैक्टीरिया, और जितने भी सारे बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होती है। बता दोगे बैक्टीरिया के अंदर कौन सी सेल पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। अब दूसरा यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल लिखो बेटा, प्लांट सेल। बेटा पादपों की कोशिका, पेड़ पौधों की कोशिका, प्लांट के अंदर जो सेल होती है वो किस प्रकार की सेल मानी जाती है? यूकैरियोटिक सेल। अगला लिखो एल्गी सेल। एल्गी का मतलब होता है शैवाल, याद रखना ये शैवाल नहीं है, ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं होते हैं, ये तो बैक्टीरिया होते हैं प्रकार के, है ना?
तो आप क्या लिखोगे? एल्गी सेल को बोलते हैं शैवाल कोशिका। एल्गी के अंदर शैवालों में जो सेल होती है वो किस प्रकार की होती है? वो यूकैरियोटिक होती है। नेक्स्ट इसके बाद लिखो फंगी सेल। फंगी का मतलब होता है कवक। कवक के अंदर जो सेल पाई जाती है वो कौन सी प्रकार की होती है बेटा? वो यूकैरियोटिक प्रकार की सेल्स होती है। अगला लिखो, नेक्स्ट लिखो एनिमल सेल। एनिमल का मतलब हो गया जंतु कोशिका। गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, जानवर, इन सब में कौन सी सेल पाई जाती है बेटा? यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। अगला मैं आपसे एक एग्जांपल बता देती हूं, ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल मनुष्य की कोशिका। ये सारी सेल किस प्रकार के उदाहरण है? यूकैरियोटिक सेल के उदाहरण है बेटा, लिख लो आप। अब मैं आपसे एक बच्चों वाला क्वेश्चन पूछने जा रही हूं। मुझे ये बताओ आप, इन दोनों में ज्यादा विकसित कोशिका कौन सी है? ज्यादा विकसित कोशिका कौन सी है आप ये बता दो। ये ज्यादा विकसित है या ये विकसित है? बड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन है मैम। ये विकसित कोशिका है, इसका तो विकास हुआ ही नहीं क्योंकि इसमें न्यूक्लियस ही नहीं है। इसीलिए बेटा याद रखना, हम लोग हायर क्लास के एनिमल्स हैं। हाँ, साइंस की नजर में हम उच्च जाति के प्राणी हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सेल्स विकसित है बेटा, जबकि बैक्टीरिया को बोलते हैं लोअर क्लास एनिमल्स, सॉरी लोअर क्लास लिविंग्स। लोअर क्लास मतलब इनमें सेल तो है, बेचारी में सेल बनी लेकिन सेल विकसित नहीं हो पाई। आप सोचिए अगर बैक्टीरिया की सेल विकसित हो जाती तो वो बैक्टीरिया इस धरती के ऊपर ऐसे फिर रहे होते, इंसानों को तो कब तक खा जाते, पेड़ पौधे कुछ नहीं छोटे बैक्टीरिया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि बैक्टीरिया की कोशिका का विकास नहीं हुआ है ना, इसीलिए बेचारे इतने छोटे रह गए, इतने छोटे रह गए कि उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाहिए होता है। अगर बैक्टीरिया की कोशिका विकसित हो जाती तो इस यूनिवर्स में सिर्फ बैक्टीरिया बचते, बाकी सब खत्म हो जाते बेटा, बाकी सब खत्म हो जाते बेटा। इसीलिए बैक्टीरिया लिविंग है लेकिन बेचारे लोअर क्लास के लिविंग है। लोअर क्लास का मतलब हो गया न्यून, कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब उनकी सेल का विकास नहीं हुआ क्योंकि उनमें सेल कौन सी थी? उनके अंदर सेल कौन सी थी? प्रोकैरियोटिक सेल थी, प्रोकैरियोटिक सेल थी। मैम चाइना वाले तो बैक्टीरिया भी खाते हैं, तुम खुद बैक्टीरिया खाते हो, क्या पता है? अरे भाई साहब मैंने कहा मेरे हाथ में हजारों बैक्टीरिया हो सकते हैं। अरे हम लोग खुद बैक्टीरिया खाते हैं, नाक से मुंह से घुस जाती है बैक्टीरिया हमारे मुंह में। अगर अच्छा पानी पियोगे, खराब पानी पियोगे उसमें बैक्टीरिया, सड़ा हुआ केला खा लो उसमें बैक्टीरिया, दही खाते हो उसमें बैक्टीरिया खाते हो आप, है ना? ये बोलो कि चाइना वाले तो हम केकड़ा, ऑक्टोपस, सांप, बिच्छू, मछली सब खा जाते हैं, ये बोलो आप, है ना? चलो आगे बात समझ में मेरी बात कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, उनके एग्जांपल आपको समझ में आ गए होंगे। चलो अब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल को हम डिटेल में पढ़ेंगे। डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली यहां से क्वेश्चंस आते हैं। आइए जरा मैं इधर लिख रही हूं प्रो, इधर लिख रही हूं यू, ठीक है? आप समझ जाओगे ना प्रो का मतलब क्या है? प्रोकैरियोटिक। यू का मतलब क्या है? यूकैरियोटिक। आप पूरा लिखना, ठीक है? अब सुनो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या डिफरेंस होते हैं बेसिकली पता है आपको? क्या पढ़ा रही हूं? बैक्टीरिया की सेल और हमारी सेल में क्या डिफरेंस है ये पढ़ा रही हूं आपको, है ना? ये पढ़ा रही हूं आपको। चलिए सुनिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ये समझ में आ गया, नहीं होता आगे समझ में, ठीक है? अब बच्चों आप जानते हैं कि सेल के बाहर होता है एक लेयर जिसको सेल वॉल कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल इज प्रेजेंट, लिखना है सेल वॉल इज प्रेजेंट। अगर कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल होगी उसमें सेल वॉल पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब बच्चों आप मुझे ये बताइए, आप प्रोकैरियोटिक सेल किसमें होती है? बैक्टीरिया में होती है, जीवाणु में होती है। इसका मतलब बैक्टीरिया की जो सेल होगी उसके बाहर की तरफ क्या होगा? सेल वॉल होगा, कोशिका भित्ति होगा। लेकिन प्यारे बच्चों एक ऐसी बैक्टीरिया होती है जिसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले 3 स्टार करके लिखवाया था कि वो कौन सी बैक्टीरिया है जिसके बाहर सेल वॉल नहीं पाया जाता। उस बैक्टीरिया को बोलते हैं माइकोप्लाज्मा गैलिस्पेक्टम। आप सिर्फ माइकोप्लाज्मा लिख लो, बहुत आपके लिए। बच्चों माइकोप्लाज्मा को छोड़कर जितने भी सारे बैक्टीरिया हैं उन बैक्टीरिया की सेल के बाहर सेल वॉल पाया जाता है। जैसे मैं आपको एक बैक्टीरियल सेल दिखाती हूं और उसके बाहर आपको सेल वॉल भी दिखाती हूं। ये बैक्टीरिया की सेल है, आप लोगों में कौन सा बैक्टीरिया कोई भी हो सकता है। और इसके बाहर देखो ये रहा सबसे बाहर वाली, ये वाली लेयर, इसको क्या दिखा रखा है? सेल वॉल, कोशिका भित्ति है ये देखो ये रहा कोशिका भित्ति है ये क्या है बेटा? सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है। लेकिन बच्चों मैंने अभी पढ़ाया माइकोप्लाज्मा ऐसी बैक्टीरिया होती है जिसके बाहर सेल वॉल नहीं होता। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे उठाएगा? एग्जाम में क्वेश्चन उठाएगा वो कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी सेल के बाहर सेल वॉल नहीं पाया जाता। आपका आंसर क्या होगा बेटा? आपका आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। आपका आंसर क्या होगा? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा देखो ऊपर लिखा हुआ है नो सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया होती है जिसके अंदर आप क्या बताओगे बेटा? आप बताओगे बेटा जिसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इसको छोड़कर जितने भी सारे बैक्टीरिया हैं इस यूनिवर्स में, संसार में, उन सब में क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है। अब प्यारे बच्चों अगर सेल वॉल है तो किसी ना किसी चीज की तो बनी होगी ना। तो एग्जामिनर पूछता है कि जो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल किसमें होती है? बैक्टीरिया में होती है। अरे भाई प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल कौन है? प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल बैक्टीरियल सेल है। मैं जितने बैक्टीरिया होते हैं, जितने जीवाणु होते हैं, उन जीवाणुओं के बाहर जीवाणुओं के अंदर कोशिका होती है वो कौन सी होती है? वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है। तो बच्चा अगर मैं आपसे पूछूं कि बैक्टीरियल सेल के बाहर सेल वॉल होता है, आप कहोगे यस मैम, प्रोकैरियोटिक सेल होता है। एक बैक्टीरिया को छोड़ दो, कौन सी बैक्टीरिया को छोड़ दो? आप क्या बताओगे बेटा? माइकोप्लाज्मा को छोड़ दो। अब अगर सेल वॉल है, बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, तो होगी तो किसी ना किसी चीज की बनी हुई होगी ना बेटा। अब वो किस चीज की बनी हुई है वो आपको लिखना है। तो जो बैक्टीरियल सेल वॉल होता है वो बना हुआ होता है, इसको 10 स्टार कर लो तुम तो, 5 भी नहीं 2 भी नहीं, वो बना हुआ होता है पेप्टिडोग्लाइकोन का। पेप्टिडोग्लाइकोन प्लस लिखना म्यूरामिक एसिड, म्यूरामिक अम्ल। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी हुई होती है। और साथ में लिखना प्लस लिखना म्यूरामिक अम्ल। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा पेप्टिडोग्लाइकोन। मैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बैक्टीरियल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, ठीक है? एग्जाम में पूछता है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? आपको ऑप्शन में ढूंढना है पेप्टिडोग्लाइकोन। क्या ढूंढना है बेटा? पेप्टिडोग्लाइकोन ढूंढना है बेटा। ढूंढ लोगे? हाँ जी मैम। आप आओ इधर। मैंने कहा जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें, अरे मुझे बताओ यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल कौन कौन से हैं? अरे मैं सही लिख रही हूं बताना। प्लांट्स के अंदर जो सेल होती है वो कौन से प्रकार की होती है? वो यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। क्या मैंने सही लिखा है बोर्ड पे? हाँ जी मैम। दूसरा मैंने लिखा एल्गी सेल, यानी कि शैवालों की जो कोशिका होती है वो कौन से प्रकार की होती है? वो यूकैरियोटिक होती है। क्या मैंने सही लिखा है? आप बताना है मुझे यस और नो में। तीसरा मैंने लिखा फंगल सेल, यानी कि फंगी यानी कवक की कोशिका। कवक कोशिका कौन से प्रकार की होती है? मैंने यूकैरियोटिक के नीचे लिखा है। क्या सही लिखा है मैंने? बताओ जरा। और चौथा मैंने लिखा है एनिमल सेल, जंतु कोशिका। ह्यूमन सेल, एनिमल सेल, ह्यूमन सेल एक ही बात है बेटा, ठीक है? क्योंकि हम सब जानवर हैं। जंतु कोशिका। अब मुझे ये बताओ कि प्लांट सेल जो होती है उसके बाहर सेल वॉल होगा क्या? आपको लिखना है यस। पादप कोशिकाओं के बाहर सेल वॉल इज प्रेजेंट, कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या है? प्लांट्स के अंदर कौन सी सेल होती है? यूकैरियोटिक, लेकिन प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल पाया जाता है। तो क्या लिखोगे? पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब अगर पाई जाती है तो किसी ना किसी चीज की तो बनी होगी ना भैया, किसी ना किसी चीज की बनी होगी। अब किसकी बनी है? तो लिख दो सेलुलोज प्लस हेमीसेलुलोज, सेलुलोज प्लस हेमीसेलुलोज। पेड़ पौधों के बाहर, पेड़ पौधों के अंदर जो सेल्स होती हैं उन सेल्स के बाहर वाली लेयर को सेल वॉल बोलते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। उसी कोशिका भित्ति को किसकी बनी होती है? सेलुलोज और हेमीसेलुलोज की बनी होती है। तो लिख दीजिए सेलुलोज और हेमीसेलुलोज। जब भी एग्जाम में आता है तो बेटा एक ही ऑप्शन होता है दैट इज सेलुलोज, लेकिन आप पूरा लिखो। नेक्स्ट एल्गी सेल। एल्गी का मतलब शैवाल। शैवालों के अंदर सेल वॉल होता है क्या? आप कहोगे यस, सेल वॉल इज प्रेजेंट। कोशिका भित्ति पाई जाती है किसमें? शैवालों में। शैवालों की कोशिकाओं के बाहर कोशिका भित्ति पाया जाता है। अगर पाया जाता है तो वो किसकी बनी होती है बेटा? एग्जामिनर पूछेगा तो क्या करके आओगे? हाँ जी, एग्जामिनर पूछेगा तो आपको करके आना है बेटा। शैवालों के अंदर जो सेल वॉल होता है वो किसका बना हुआ होता है? वो सेलुलोज प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस गैलेक्टोन्स का बना हुआ होता है। मैं यहां लिख रही हूं, ठीक है? क्या लिखना है? सेलुलोज प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, मैंने फॉर्मूला लिख दिया, पूरा लिखना कैल्शियम कार्बोनेट प्लस गैलेक्टोन्स, प्लस गैलेक्टोन्स। हिंदी में सेम नाम है गैलेक्टोन्स।
शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज, कैल्शियम कार्बोनेट और इलेक्ट्रॉन्स की बनी होती है। अब अगला देखो फंगस में, इसको हटा लिया, मुझे स्पेस नहीं मिला, बाद में लिखेंगे। अगर आपसे पूछे फंगी यानी कवक के अंदर सेल वॉल पाया जाता है क्या, आपको लिखना है यस, सेल वॉल इज प्रेजेंट, हिंदी में लिखना कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगर पाई जाती है सेल वॉल तो वो किसकी बनी हुई होती है, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई होती है, CHITINE, काइटिन की बनी हुई होती है, कोई भी इसे चाइटिन नहीं बोलेगा, काइटिन की बनी होती है। इसको स्टार करना इतनी बार एग्जाम में आता है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, आपको आंसर करके आना है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि जो एनिमल सेल होती है, जो जंतु कोशिका होती है, उसमें सेल वॉल पाया जाता है क्या, आपको बोलना है नो, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, अभाव का मतलब नहीं पाई जाती है, तो इसके आगे लिख दो सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, सेल वॉल इज एब्सेंट, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। हमें आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूं, मेरा क्वेश्चन ढंग से सुनना, और ये एग्जामिनर का क्वेश्चन है, कौन से यूकैरियोटिक सेल होती है, कौन से जीवों के अंदर यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है जिसके सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होता, बस ये बताओ, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जल्दी बताओ मेरे क्वेश्चन का आंसर। अरे कौन से जीव जंतु होते हैं, कौन से लिविंग्स होते हैं जिनके अंदर सेल तो यूकैरियोटिक होती है लेकिन सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होता, तो वो कौन है, वो एनिमल सेल है, वो जंतु कोशिका है। या आप लिख दो हम लोग क्या हैं, हम ह्यूमंस होते हैं ना, हम मनुष्य होते हैं, हम एनिमल्स होते हैं, हम जानवर हैं। अब आप कहोगे क्यों मैं जानवर क्यों बोल रही हो, हम तो इंसान है। अरे बेटा जब हमारा क्लासिफिकेशन हुआ था, हमारा वर्गीकरण हुआ था, तो हम कौन से किंगडम में रखे गए थे, हम एनिमल किंगडम में, एनिमलिया किंगडम में रखे गए, इसलिए जहां पर भी एनिमल्स लिखते हैं उसका मतलब होता है ह्यूमंस, हम भी उसके अंदर इंक्लूडेड हैं ऑलरेडी। अब आप पूछो मैं एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एग्जामिनर पूछेगा प्रोकैरियोटिक सेल किसमें पाई जाती है, आंसर आपका होगा ये। आपसे पूछेगा जीवाणु के बाहर कोशिका भित्ति होती है, आप कहोगे यस, किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की। आपसे पूछेगा प्लांट सेल में कौन सा प्रकार की सेल होती है, यूकैरियोटिक, क्या सेल होगा, यस, किसका बना होगा, सेलुलोज का। एल्गी शैवालों की सेल होती है, उसके बाहर कोशिका भित्ति होता है, आप कहोगे यस, और वो किसका बना होता है, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है, आप कहोगे सेलुलोज प्लस साथ में कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस साथ में क्या होते हैं बेटा, प्लस आप करके आओगे साथ में आप क्या होगे, गैलेक्टोन्स होते हैं, ये लो बेटा। आगे बस समझ, आगे बस समझ। तो सेल क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, ये सारी बातें आपको समझनी है। अब यहाँ से अगली क्लास हम कल करेंगे, अभी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक खत्म नहीं हुआ बेटा, अभी तो कम से कम 10 क्वेश्चन और बनेंगे यहाँ से, अभी तो कम से कम 10 क्वेश्चन और बनेंगे बेटा। हाँ जी, अब आपका किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, किसी भी तरीके का कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो। आज कितनी तारीख है बच्चों, आज तारीख है 21 मई। हाँ जी, हाँ आज शाम को केमिस्ट्री क्लास होगी बेटा 7 से 8 में, यस अब रेगुलर चलने वाली है अपनी, आज शाम को केमिस्ट्री क्लास होगी तो अपने एसेस पढ़ेंगे, डिटेल में एसेस पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। हाँ मैडम की पीएनजी मैंने क्यों सेव कराई, इसे तो रिसीव किया है कि आपको अपलोड करवा दिया जाएगा आपके बैच में, आपके बैच में अपलोड करवा दिया जाएगा इन पीएनजी फाइल्स को, डोंट वरी। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों। मैं 6 से 7 बजे क्रिकेट खेलना था, मेरी क्लास 6 से 7 नहीं 7 से 8 में, कितने लगे 7 से 7 लगे, 7 से 8 लगे, मुझे देखनी पड़ेगी।